हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। और आज है कितनी तारीख? आज है 2 तारीख, ठीक है। और जो 2 तारीख की जो करंट अफेयर है उसके टॉपिक हमारे क्या रहेंगे? सबसे पहला टॉपिक तो रहेगा काला नमक। इसके ऊपर बात करेंगे, काला नमक राइस जो हैं। और उसके बाद जो सेंटर और जो यूनियन, ठीक है, सॉरी, यूनियन एंड स्टेट्स के जो रिलेशन है उसमें गवर्नर की क्या भूमिका है उसके बारे में देखेंगे। और साथ ही साथ फर्स्ट एवर लिस्ट ऑफ फंगल इन्फेक्शन, तो उस फंगल इन्फेक्शन में कौन कौन सी फंजाई की जो डिजीज़ है तो उसको भी पढ़ेंगे। ओके, यहाँ पे है ना आपका एक पॉलिटी का तो एक आराम से चैप्टर क्लियर हो जाएगा जो कि है गवर्नर से रिलेटेड। तो पहले इसी को कवर कर लेते हैं। रोल्स एंड पावर ऑफ गवर्नर। Recently, Kerala governor warned the ministers that the statement of individual ministers that lower the dignity of governor's office can invite action including the withdrawal of pleasure। कि भाई देखो, जितने भी कोई भी मिनिस्टर है, अगर वो कोई भी ऐसा कमेंट करेंगे या फिर ऐसा स्टेटमेंट करेंगे जिससे जो गवर्नर का ऑफिस है उसकी डिग्निटी को हार्म हो, है ना, तो उसके बाद उसके बिहाफ पे क्या है ना, गवर्नर उनके खिलाफ एक्शन ले सकते हैं और जो अपना प्लेजर है वो भी विड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। तो ये प्लेजर ऑफ डॉक्ट्राइन ये है क्या? द प्लेजर डॉक्ट्राइन इज़ अ कॉन्सेप्ट। ये एक तरह का कॉन्सेप्ट है जो कहाँ से ड्राइव हुआ था? इंग्लिश कॉमन लॉ से, ठीक है। अंडर विच द क्राउन कैन डिस्पेंस विद द सर्विस ऑफ एनी वन इन इट्स एम्प्लॉय एट एनी टाइम। कि भाई जो क्राउन थे ना, जो रानी थी उस टाइम पे, वो किसी भी इंसान को उसकी जो सर्विस थी, जो ड्यूटी थी, उससे क्या मुक्त कर सकती थी, उससे हटा सकती थी। तो ये होता है प्लेजर ऑफ डॉक्ट्राइन कि भाई जो असली पावर है ना किसके पास रहती थी उस टाइम पे? क्राउन के पास। तो सेम सीन क्या है? गवर्नर के पास है, गवर्नर उसको हटा सकता है ऐसा करके। तो यहाँ पे बात करेंगे कि किस किस वजह से क्या क्या रूल्स हैं, कौन कौन से आर्टिकल से रिलेटेड टू गवर्नर। इन इंडिया, आर्टिकल 310 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन से दैट एवरी पर्सन इन द डिफेंस और द सिविल सर्विस ऑफ द यूनियन होल्ड ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ प्रेजिडेंट। कि भाई कोई भी इंसान, चाहे वो डिफेंस में हो या फिर सिविल सर्विस में हो, वो जो अपना ऑफिस है कब किसके प्लेजर तक होल्ड करता है? प्रेसिडेंट, है ना। एंड एवरी मेंबर ऑफ द सिविल सर्वेंट इन द स्टेट होल्ड द ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ गवर्नर। तो यहाँ पे क्या बात करी गई है कि भाई अगर सेंटर की जॉब के बारे में देखें, ठीक है, सेंटर की जॉब के बारे में देखें, तो अगर सेंटर में कोई भी बंदा सर्विस कर रहा है, चाहे वो डिफेंस से हो या सिविल सर्विस से हो, वो किसके प्लेजर तक अपनी ड्यूटी को निभा सकता है? मतलब अगर प्रेसिडेंट उसको चाहेगा तो उसको हटा सकता है, ठीक है। और प्रेसिडेंट ही फिर उनको क्या करता है? आगे उनकी ड्यूटी सौंपता है। और सेम चीज़ बात करें तो गवर्नर स्टेट के अंदर करता है ना। कोई भी मेंबर है सिविल सर्विस का स्टेट के अधीन में, तो स्टेट के अंदर जो भी ऑफिस वो होल्ड करता है, वो किसके प्लेजर के ड्यूरिंग में करता है? गवर्नर के ड्यूरिंग में करता है। आर्टिकल 311, 311 जो आर्टिकल है वो रेस्ट्रिक्शन इम्पोज करता है ऑन द रिमूवल ऑफ सिविल सर्वेंट। कि भाई सिविल सर्वेंट को आप ऐसे ही रिमूव नहीं कर सकते हैं। वो सिविल सर्वेंट को एक रीजनेबल अपॉर्चुनिटी देता है कि भाई जो उसके खिलाफ जितने भी चार्जेस है ना, तो उनके ऊपर वो क्या है? हियरिंग करेगा, सुनेगा, उसका पक्ष भी सुना जाएगा। There is also a provision to dispense with the inquiry if it is not practicable to hold one। तो भाई उनके पास इतनी पावर भी है कि अगर ऐसा लगे कि ये इंक्वायरी इसके खिलाफ गलत चल रही है तो क्या है ना, गवर्नर उसको डिस्पेंस भी कर सकता है, हटा भी सकता है, या फिर अगर नेशनल सिक्योरिटी के इंटरेस्ट में ना हो तो तब भी उसको हटा सकता है। अंडर आर्टिकल 164, चीफ मिनिस्टर इज़ अपॉइंटेड बाय द गवर्नर। आपने देखा होगा चीफ मिनिस्टर को कौन अपॉइंट करता है? गवर्नर अपॉइंट करता है। और फिर चीफ मिनिस्टर जो अपॉइंट किया गया है उसकी एडवाइस पे बाकी के जितने भी मिनिस्टर्स हैं उनको अपॉइंट करता है फिर गवर्नर, है ना। सबसे पहले किसको अपॉइंट करेगा गवर्नर? चीफ जस्टिस को। देखो, कोई भी इलेक्शन के अंदर कोई भी पार्टी मेजोरिटी में आ गई, ओके, ए पार्टी आ गई मेजोरिटी में, अब गवर्नर इनका जो लीडर है उसको बुलाएगा, ठीक है, उसको अपॉइंट कर देगा सीएम। अब ये सीएम किसको एडवाइस करेगा? गवर्नर को। फिर गवर्नर को कहेगा कि ये जो मेरी पार्टी है ए, इसमें बी सी डी, ये 3 क्या है ना मिनिस्टर हैं, ठीक है, 3 एमएलए एमपी हैं, ठीक है, इनको आप क्या करो? मिनिस्टर बना दो।
तो गवर्नर इसके कहने पे, सीएम के कहने पे इनको मिनिस्टर बना देगा। ठीक है, ये सीन चलता है। इट एड्स दैट द मिनिस्टर होल्ड द ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ गवर्नर। तो यहाँ पे क्या कहा गया है ना, जो मिनिस्टर्स हैं वो किसके प्लेजर में अपना ऑफिस को होल्ड करते हैं, गवर्नर के, कि भाई जब तक गवर्नर चाहेगा तब तक मिनिस्ट्री चलती रहेगी। इन कॉन्स्टिट्यूशनल स्कीम, अगर कॉन्स्टिट्यूशन की तरफ से देखें, इन विच दे आर अपॉइंटेड सोलली बाय सीएम की एडवाइस, कि मतलब सीएम की एडवाइस पे तो उनको अपॉइंट किया जाता है। ठीक है, लेकिन उसको हटाने की भी पावर किसके पास है, गवर्नर के पास है। और गवर्नर भी उनको ऐसे ही नहीं हटा सकता। ठीक है, कि भाई अपन उनका मन किया और हटा दिया, नहीं, ऐसा नहीं है कि भाई सीएम की एडवाइस पे उनको अपॉइंट कर लिया। द प्लेजर रेफर टू इज़ आल्सो टेकन टू मीन्स द राइट ऑफ सीएम टू डिसमिस अ मिनिस्टर एंड नॉट दैट ऑफ द गवर्नर। यहाँ पे क्या बात करी गई है कि अगर सीएम की एडवाइस पे उनको अपॉइंट किया गया है तो फिर से सीएम एडवाइस करेगा गवर्नर को कि आप है ना इन मिनिस्टर्स को हटा दो। फिर क्या है ना, गवर्नर उन मिनिस्टर्स को हटा देता है सीएम की एडवाइस पे। तो यहाँ पे बात करते हैं सुप्रीम कोर्ट का व्यू क्या था इसमें, कि भाई एक केस आया था शमशेर सिंह एंड ANR वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब 1974। इस केस में क्या हुआ था, देखो 7 जज की जो बेंच थी, कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच ऑफ सुप्रीम कोर्ट, सेड दैट द प्रेसिडेंट एंड गवर्नर custodian of all executive and other powers under the articles shall exercise their formal constitutional power only upon and in accordance with the advice of ministers सेव इन फ्यू वेल नोन एक्सेप्शनल सिचुएशन। यहाँ पे सिंपल सी बात में क्या कहा गया है कि भाई जो गवर्नर है या फिर प्रेसिडेंट है, उनके पास में एग्जीक्यूटिव पावर्स तो हैं, लेकिन वो उनका यूज़ किसके अकॉर्डिंग कर सकते हैं, जो भी मिनिस्टर्स को उन्होंने अपॉइंट किया है ना। जैसे कि सीएम को किया है स्टेट के अंदर गवर्नर ने, ठीक है, पीएम को किया है सेंटर के अंदर किसने, प्रेसिडेंट ने। तो प्रेसिडेंट किसकी एडवाइस पे काम करता है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, और वो किसकी काउंसिल है, वो है प्राइम मिनिस्टर की। सेम चीज़ स्टेट के अंदर कौन किसकी एडवाइस पे काम करता है, गवर्नर, सीएम की एडवाइस पे। ठीक है, सीएम या फिर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर बोल सकते हो। ओके, तो इस तरह से इनके पास इनको पावर दी गई है अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन। लेकिन हाँ, कुछ एक्सेप्शनल सिचुएशन में ये अपने आप से खुद फैसले ले सकते हैं। फिर एक और केस आया था नाबम रबिया एंड एक्सेट्रा वर्सेस डेप्टी स्पीकर एंड ORS 2016। इस केस में क्या हुआ था, सुप्रीम कोर्ट साइटेड दैट द ऑब्जर्वेशन ऑफ BR अम्बेडकर, कि भाई BR अम्बेडकर जी की क्या ऑब्जर्वेशन थी, उन्होंने क्या कहा था कि गवर्नर की खुद की कोई कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर कोई खुद का कोई फंक्शन नहीं है ना, खुद की कोई अपना वो नहीं है कि भाई ये पावर है, ये ऐसा कुछ है, कोई फंक्शन नहीं है। वाइल ही हैज़ नो फंक्शन, इसकी कुछ अपनी ड्यूटी है, मतलब फंक्शन इनका कोई नहीं है करने को, ये बस अपनी ड्यूटी निभाते हैं। इनको है ना इस ऑफिस को कुछ ड्यूटीज़ दी गई है, सिर्फ ये इन ड्यूटीज़ को निभाते हैं और हाउस को इन चीज़ों के ऊपर ध्यान रखना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट रूल्ड दैट आर्टिकल 163 of the constitution does not give the governor a general discretionary power to act against or without the advice of council of minister। कि भाई आर्टिकल 163 क्या है, एक बार सोच लो। ठीक है, आर्टिकल 163 कहता है कि भाई गवर्नर को किसकी एडवाइस और एड पे काम करना पड़ेगा, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। ठीक है, इस मैटर के अंदर गवर्नर अपनी मर्जी से कोई भी फैसला नहीं ले सकता और इनके अगेंस्ट भी फैसला नहीं ले सकता। तो सीधी सी बात है, जो भी काम होगा वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की हेल्प से ही होगा। फिर एक और केस आता है महावीर प्रसाद और प्रफुल्ला चंद्र 1969। The case revolved around the question of the nature of the governor's pleasure under Article 164. The governor's pleasure under Article 164 Clause 1 is subject to Article 164 Clause 2. Thus, the withdrawal of the governor's pleasure must coincide with the withdrawal of the support of ministry by the assembly। कि भाई देखो, अगर गवर्नर क्या कर ले, अपना सपोर्ट पीछे हटा ले, ठीक है, मतलब कि अगर गवर्नर ने इस मिनिस्ट्री को डिजोल्व कर दिया तो सिंपल सी बात है, आपने देखा होगा सरकार कब पड़ती है, जब उनके जो मिनिस्टर है असेंबली में उनका सपोर्ट ख़त्म हो जाता है ना। तो यहाँ पे वही बात कही गई है
कि भाई अगर उनका विड्रॉल हो गया सपोर्ट का असेंबली के अंदर पार्टी का, तो गवर्नर क्या है अपना वहाँ से सपोर्ट हटा लेता है और सरकार गिर जाती है। व्हाट आर द कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविज़न रिलेटेड टू गवर्नर? गवर्नर से रिलेटेड कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविज़न क्या क्या है? आर्टिकल 153 क्या कहता है कि देयर शैल बी अ गवर्नर फॉर ईच स्टेट, हर एक स्टेट का एक गवर्नर होगा, और साथ ही साथ एक पर्सन को किसी भी 2 या उससे ज़्यादा स्टेट्स का गवर्नर भी बनाया जा सकता है अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 153। एक गवर्नर इज़ अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट के द्वारा उसको अपॉइंट किया जाएगा, है ना। और किसके द्वारा नॉमिनेट किया जाएगा? सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा नॉमिनेट किया जाएगा। तो सीधी सी बात है ना, प्राइम मिनिस्टर की जो काउंसिल ऑफ मिनिस्ट्री है, ठीक है, वो किसको कहेगी? प्रेसिडेंट को, कि आप इस बंदे को क्या बनाओ? गवर्नर बनाओ। और गवर्नर फिर प्रेसिडेंट उसको बना देगा किसी भी तीसरी स्टेट का, है ना। तो ये सिस्टम ऐसे चलता है। इस तरह से गवर्नर के ड्यूअल रोल भी है। पहला रोल तो हमने देख लिया, ठीक है, कि भाई ये कॉन्स्टिट्यूशनल हेड होता है स्टेट का, और ये किसकी एडवाइस पे काम करता है? काउंसिल ऑफ मिनिस्ट्री के, COM के। ही फंक्शन एज ए वाइटल लिंक बिटवीन द यूनियन गवर्नमेंट एंड द स्टेट गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और यूनियन गवर्नमेंट के बीच में एक लिंक का काम करता है। आपने देखा होगा ना, अभी बताया ना मैंने, कौन अपॉइंट करता है? प्रेसिडेंट करता है। किसकी एडवाइस पे? सेंट्रल गवर्नमेंट की जो काउंसिल ऑफ मिनिस्ट्री है उसकी एडवाइस पे काम करता है। तो मतलब गवर्नर किसके द्वारा लगाया गया है? सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा। काम कहाँ करता है? स्टेट गवर्नमेंट में काम करता है। और किसके कहने पे काम करता है? काउंसिल ऑफ मिनिस्ट्री के कहने पे काम करता है। और काउंसिल ऑफ मिनिस्ट्री किसके कहने पे काम करती है? CM के साथ में काम करती है। तो ये एक तरह से पूरा का पूरा एक दूसरे से जुड़ा हुआ है ना। आर्टिकल 157 और 158 स्पेसिफाई एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट फॉर द पोस्ट ऑफ गवर्नर। गवर्नर की पोस्ट के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट है वो डिफाइन करती है आर्टिकल 157 और 158। और वो क्या क्या रिक्वायरमेंट्स है? पहला तो भारत का नागरिक होना चाहिए। दूसरा, उसकी कम से कम एज 35 साल होनी चाहिए। तीसरा, वो किसी भी हाउस, जो पार्लियामेंट का जो हाउस है उसका मेंबर नहीं होना चाहिए, और ना ही किसी स्टेट लेजिस्लेचर का मेंबर होना चाहिए। कोई भी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट को वो एक्वायर ना कर रहा हो, ठीक है। तो ये कुछ रिक्वायरमेंट है। गवर्नर के पास कुछ पावर्स हैं, लाइक पार्डन की पावर। पार्डन में क्या होता है? फुल फ्रीडम दे देते हैं कि भाई किसी को बाइज्जत बरी कर दिया, बाइज्जत तो नहीं, मतलब किसी ने कोई गुनाह किया है, तो गवर्नर के पास पावर है कि भाई उसको फुल फ्रीडम दे दी जाए, ठीक है, उसको जो उसके गुनाह है उसकी सज़ा को माफ़ कर दिया जाए। फिर बात करते हैं रिप्राइव की। रिप्राइव क्या होता है? एक तरह से टेम्परेरी होल्ड लग जाता है किसी भी सज़ा के ऊपर, ठीक है। तो मोस्टली ये होता है डेथ सेंटेंस जब होते हैं ना, डेथ सेंटेंस किसी को दिए जाते हैं, फांसी की सज़ा दी जाती है, और उसका समय नज़दीक आ गया हो, तो वो गुहार लगाए कि मेरे को आगे सुनवाई करवानी, या फिर आगे कोई एप्लीकेशन डाल दे, तो उस टाइम पे गवर्नर कुछ टाइम के लिए उसकी सज़ा पे होल्ड लगा देता है। सज़ा नहीं बदलता, बट बस होल्ड लग जाता है। तो ये किसके अंडर में आता है? आर्टिकल 161। देर इज़ अ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर विद द CM एज एट द हेड। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का हेड कौन होता है? CM होता है। और CM की एडवाइस पे कौन काम करता है? मतलब काउंसिल ऑफ मिनिस्टर और CM की एडवाइस पे कौन काम करता है? गवर्नर काम करता है। तो ये कौन से आर्टिकल में आता है? 163। 164 में क्या आता है? गवर्नर अपॉइंट करता है CM को, और CM के कहने पे दूसरे मिनिस्टर्स को अपॉइंट करता है। ये आता है 164 में। गवर्नर एसेंट्स, कि भाई कोई भी बिल है ना, स्टेट गवर्नमेंट ने कोई भी बिल पास कर दिया, ठीक है, वो फिर साइन होने के लिए किसके पास जाता है? गवर्नर के पास जाता है। तो गवर्नर उसको पास कर सकता है, एसेंट दे सकता है, हाँ भाई ठीक है, या फिर उसको ऐसे ही होल्ड रख सकता है कि ना तो उस पर हाँ करता है, ना ही उसको बाद में उनके वापस पास में भेजता है, खुद के पास होल्ड करके रख सकता है। या फिर उस बिल को रिजर्व कर लेता है कि भाई इसको प्रेसिडेंट के लिए भेजा जाएगा, कि उनसे अनुमति लूँगा मैं कि भाई इस बिल को पास करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। ये किस में आता है? आर्टिकल 200 में। फिर गवर्नर क्या प्रोमलगेट कर सकता है? कोई भी ऑर्डिनेंस अंडर सर्टेन सर्कमस्टेंसेस अंडर आर्टिकल 213। ये एक बार आप है ना थोड़ा सा खुद से पढ़ना, ठीक है, ये ज़रूरी है, बाद में मैं पढ़ाऊँगा, डोंट वरी। What are the friction point in the governor-state relation? Governor is envisaged as a political head who must act on the advice of council of minister। कि भाई ये एक तरह का पॉलिटिकल हेड है, इसका पॉलिटिक्स से कोई लेना देना नहीं है, मतलब ये लोगों के द्वारा चुन के नहीं आता, ठीक है। ये किसकी एडवाइस पे काम करता है? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। ये तो हमने देख ही लिया सारा कुछ।
तो ये आप एक बार पढ़ लेना, इसमें ऐसा कुछ है नहीं। और ऊपर से इसका काम क्या है भाई, कोई भी पार्टी मेजोरिटी में आ गई तो उनके लीडर को बुला के और क्या है कि उसको सीएम घोषित कर देना, या फिर अगर इलेक्शन हंग हो जाए मतलब कि बराबर हो जाए तो उस टाइम पे ये डिसाइड करता है कि भाई किसी भी एक पार्टी को एक मेंबर को बुला लिया जाए किसी भी पार्टी से और उसको कह दिया जाए कि हाँ भाई आप मेजोरिटी साबित कर दो, इसके अंदर क्या है इलेक्शन में अपनी जो मेजोरिटी है ना उसको साबित कर दो और अपनी क्या है गवर्नमेंट बना लो। तो वो कौन डिसाइड करता है, गवर्नर डिसाइड करता है उनको बोल के। देयर इज़ नो प्रोविजन लेट डाउन द मैनर इन विच गवर्नर एंड द स्टेट मस्ट एंगेज पब्लिकली वेयर देर इज़ अ डिफरेंस ऑफ ओपिनियन। ऐसा कोई प्रोविज़न नहीं है अगर मान लो गवर्नर और स्टेट के बीच में कुछ अपने उनके ओपिनियंस के अंदर ओपिनियन जो भी हैं उनके अंदर डिफरेंसेस आ जाए, उनकी सोच में डिफरेंसेस आ जाए तो उसको रिजोल्व करने के लिए एज सच ऐसा कोई क्या है ना कोई भी प्रोविज़न है नहीं। गवर्नर कितने साल के लिए चुना जाता है, 5 साल के लिए चुना जाता है एंड ही कैन रिमेन इन ऑफिस ओनली अंटिल द प्लेजर ऑफ प्रेजिडेंट। 2001 के अंदर नेशनल कमीशन टू रिव्यू द वर्किंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन हेल्ड दैट द गवर्नर ओज हिज अपॉइंटमेंट एंड इज कंटिन्यूएशन टू द यूनियन। कि भाई जो इसकी जो पोस्ट है गवर्नर की ये बिल्कुल सही है, जैसा काम करती आ रही थी वैसा ही करती रहे। ठीक है, तो यहाँ पे वही सब बता रखा है, कुछ नया तो बता नहीं रखा। और ऊपर से गवर्नर के पास मतलब ऐसा कोई लिमिट नहीं है कि गवर्नर कितने टाइम तक किसी बिल को अपना होल्ड करके रख सकते हैं। वो चाहे तो पूरे 5 साल तक एक बिल को अपने पास होल्ड करके रख सकते हैं। गवर्नर सेंड ए रिपोर्ट टू द सेंटर विच फॉर्म द बेसिस ऑफ द यूनियन कैबिनेट्स रिकमेंडेशन टू द प्रेजिडेंट फॉर इन्वोकिंग आर्टिकल 356। कि भाई गवर्नर क्या है ना सेंटर को रिपोर्ट सेंड करता है कैबिनेट को, ठीक है, और फिर उस रिपोर्ट के रिकमेंडेशन पे प्रेसिडेंट क्या है इन्वोक करता है प्रेसिडेंट रूल को किसी भी स्टेट से। What attempts have been made to address concern over the alleged partisan role played by the governors? Changes regarding the selection of the governor। तो यहाँ पे क्या बात करी गई है, जो नेशनल कमीशन है जो रिव्यू करती है वर्किंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कि कॉन्स्टिट्यूशन का जो वर्किंग है वो कैसे होना चाहिए, ठीक है, और किसके द्वारा इस कमीशन को अपॉइंट किया गया था, भाई अटल बिहारी वाजपेयी गवर्नमेंट 2000 के अंदर। इन्होंने क्या सजेस्ट किया था कि जो गवर्नर है ऑफ द स्टेट वो किसके द्वारा अपॉइंट होना चाहिए, प्रेसिडेंट के द्वारा। किसके साथ कंसल्ट करके, जो स्टेट का जो चीफ मिनिस्टर उसके द्वारा, जहाँ पे ये जाने वाले हैं, ठीक है। फिर बाद में आती सरकारिया कमीशन, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, प्लीज़ इस पर ध्यान देना, ठीक है। सरकारिया कमीशन 1983 के अंदर सेटअप की गई थी। किस लिए की गई थी, सेंटर और स्टेट के रिलेशंस को सुधारने के लिए, भाई क्या क्या करना चाहिए उसके बेसिस पे। तो इन्होंने क्या प्रपोज किया था कि भाई वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, स्पीकर ऑफ लोकसभा, इनको कंसल्ट करना चाहिए किससे, प्राइम मिनिस्टर से, कि भाई प्राइम मिनिस्टर से ये दोनों कंसल्ट करें और उसके बाद सेलेक्ट करें किसी भी गवर्नर को, है ना। फिर उसके बाद आती है पुंची कमीशन। ये किसके द्वारा लीड करी गई थी, जस्टिस मदन मोहन पुंची कमेटी के द्वारा। 2007 के अंदर इसको लागू किया गया था। ये भी सेंट्रल स्टेट रिलेशन के ऊपर इसको बनाया गया था। तो इन्होंने क्या प्रपोज किया था कि प्राइम मिनिस्टर, होम मिनिस्टर, वाइस प्रेसिडेंट, स्पीकर और कंसर्न चीफ मिनिस्टर, जिस स्टेट का जो गवर्नर चुना जाना है, तो उन सब से इनको कंसल्ट करना चाहिए, तब जाके किसी गवर्नर को चुनना चाहिए। और जो डॉक्ट्राइन ऑफ प्लेजर था इसको इन्होंने सही क्या है ना रिकमेंड किया कि इसको डिलीट कर दो, और जो कुछ गवर्नर की पावर है जैसे कि किसी मिनिस्टर को प्रोसिक्यूट करना या हटा देना एडवाइस पे स्टेट गवर्नमेंट की, ये बिल्कुल सही है, ठीक है। तो इस तरह की इन्होंने रिकमेंडेशन दी। अब बात करते हैं कि फर्स्ट एवर लिस्ट ऑफ फंगल इन्फेक्शन की ऐसी पहली कोई लिस्ट आई है जिसके अंदर जो किसके द्वारा रिलीज़ करी गई है, WHO के द्वारा, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा, ठीक है, कि भाई जिससे थ्रेट हो सकता है पब्लिक हेल्थ को। तो देखते हैं अब व्हाट इज़ FPPL, मतलब फंगल, एक मिनट, हाँ, फंगल प्रायोरिटी पैथोजन लिस्ट। तो एक तरह की लिस्ट है जिसके अंदर 19 फंजाई को लिस्ट किया गया है, उनका नाम दिया गया है जो कि ग्रेटेस्ट थ्रेट है ह्यूमन हेल्थ के ऊपर, कि भाई इन फंजाई का ह्यूमन की हेल्थ पे काफ़ी बड़ा खतरा हो सकता है, ठीक है। लिस्ट क्या है ना, द लिस्ट टेक्स प्रेसिडेंट फ्रॉम द बैक्टीरियल प्रायोरिटी पैथोजन लिस्ट
फर्स्ट एस्टेब्लिश्ड बाई WHO इन 2017। ठीक है, अब ऐसी एक लिस्ट पहले भी बनाई गई थी बैक्टीरिया से रिलेटेड 2017 के अंदर। उसका भी क्या काम था, बेसिकली वो भी किस पे फोकस करती थी, ह्यूमन की हेल्थ पे कैसे खतरा कर सकती है वो। ठीक है, इसका एम क्या है, टू फोकस एंड ड्राइव फर्दर रिसर्च एंड पॉलिसी इंटरवेंशन टू स्ट्रेंथन द ग्लोबल रिस्पॉन्स टू फंगल इन्फेक्शन एंड एंटी फंगल रेजिस्टेंस। तो यहाँ पे क्या बात करी गई कि भाई हमको फोकस करना चाहिए अपनी रिसर्च पे और पॉलिसीज़ ऐसी बनानी चाहिए जिससे क्या है ना, अगर कोई ऐसा इन्फेक्शन आ जाए फंगल का तो उसके ख़िलाफ़ हम है ना अपना जो फर्स्ट रिस्पॉन्स है वो अच्छे से कर सके। ठीक है, हमारे पास ऐसे ट्रीटमेंट उपलब्ध हों उस टाइम पे। और जो ये फंगल डिजीज़ है इनके ख़िलाफ़ जो बॉडी के अंदर रेजिस्टेंस हो जाते हैं ना, कि बॉडी के अंदर जाके वो खुद को जितनी भी अगर हम दवाइयाँ लेते हैं उनको बेअसर कर दे, तो उससे रेजिस्टेंस बचाने के लिए भी हमको रिसर्च एंड डेवलपमेंट उसके अंदर करना चाहिए। तो इनको कैटेगरी के अंदर डिवाइड किया गया है रिस्क से रिलेटेड। ठीक है, कि भाई कितना रिस्क कौन सी कर सकती है, लाइक क्रिटिकल प्रायोरिटी ग्रुप। एक इसमें कौन कौन सी है, कैंडिडा ओरिस, ये हाईली ड्रग रेजिस्टेंट फंजाई है। ये सब नाम रखने याद रखने की तो आपको ज़रूरत नहीं है, ना ही हाई प्रायोरिटी ग्रुप है, फिर मीडियम प्रायोरिटी ग्रुप है। ठीक है, ये इतने नाम रखने की आपको ध्यान मतलब ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। बस ये याद रख लेना कि किसके द्वारा इसको रिलीज़ किया गया था, WHO के द्वारा इसको रिलीज़ किया गया था। इसका रिकमेंडेशन क्या है, रिकमेंडेशन तो सीधी सी बात है, जो हमारी लेबोरेटरी कैपेसिटी है जहाँ पे हम इनके बारे में पढ़ते हैं या फिर इन पे एक्सपेरिमेंट करते हैं उनको और स्ट्रेथन किया जाए और वहाँ पे सर्विलेंस बढ़ाई जाए कि भाई ऐसा वहाँ से कोई लीक वीक ना हो जाए, जैसे कि कोविड-19 लीक हो गया था ना, कोविड वाला जो वायरस है। और रिसर्च और डेवलपमेंट के अंदर हमको और पैसा लगाना चाहिए। पब्लिक हेल्थ इंटरवेंशन और प्रिवेंशन ऑन कंट्रोल, इसको और अच्छे से बेहतर बनाना चाहिए। अब कंसर्न क्या है रिलेटेड टू फंगल पैथोजन, कि इससे इतना डरना क्यों हो रहा है। फंगल पैथोजन आर मेजर थ्रेट टू पब्लिक हेल्थ, भाई हमारी हेल्थ के लिए काफ़ी बड़ा खतरा है। ठीक है, और एक तरह से ये बढ़ता ही जा रहा है। ओनली 4 केसेज ऑफ एंटी फंगल मेडिसिन करंटली अवेलेबल, कि भाई केवल 4 क्लासेस की हमारे पास एंटी फंगल मेडिसिन बस अवेलेबल है जो कि ट्रीट कर सकते हैं, बाकियों का हमारे पास कोई समाधान नहीं है। लेकिन कुछ जो है अभी भी क्या है, क्लिनिकल ट्रायल्स के अंदर चल रही है। मोस्ट फंगल पैथोजन लेक रैपिड एंड सेंसिटिव डायग्नोस्टिक एंड दस डज नॉट एंड दोज दैट एग्जिस्ट आर नॉट वाइडली अवेलेबल एंड अफोर्डेबल ग्लोबली। अगर मान लो कोई भी फंगल पैथोजन किसी को हो जाए, एक तो वो काफ़ी महंगे हैं, ठीक है, बहुत ज़्यादा महंगे हैं और हर कोई उसको अफोर्ड नहीं कर सकता, और इतने ज़्यादा अवेलेबल भी नहीं है वो हर जगह। ठीक है, ड्यूरिंग कोविड-19 पेंडेमिक द रिपोर्टेड इंसिडेंस ऑफ इन्वेजिव फंगल इन्फेक्शन इंक्रीज सिग्निफिकेंटली अमंग हॉस्पिटलाइज पेशेंट। आपने देखा होगा कि कईयों की बॉडी के अंदर येलो फंगस मिली थी, किसी के बॉडी के अंदर वाइट फंगस मिली थी जो ऑर्गन्स थे उनके अंदर। तो इस तरह के कोविड के बाद में जो उनसे ट्रीटेड पेशेंट्स थे जो कोविड से ठीक हो चुके थे, तो उनकी बॉडी के अंदर ऐसे जो फंगल इन्फेक्शन थे वो हमने देखा था, है ना, कब बहुत सी ऐसी न्यूज़ आई थी। तो क्या है ना, उनके लिए भी हमारे पास इतनी ज़्यादा कुछ मेडिसिन्स थी नहीं। तो यहाँ पे वही बात की गई है कि भाई आगे आगे हमको पता नहीं है कि कैसा कैसा कोई अटैक हो सकता है, तो हमको पहले से ही इसके अंदर प्रिपेयर होकर रहना पड़ेगा। टारगेट पॉपुलेशन कौन सी है, कि भाई जो पहले ही जिनका इम्यून सिस्टम क्या है ना वो ढीला डाल रहा है ना, कमज़ोर लोग हैं, उनका इम्यून सिस्टम ज़रा ज़रा से ही मौसम बदलाव हो गया और वो बीमार हो गए, या फिर जो ज़्यादा बीमार होते हैं तो उन पे है ना बीमारी लगने का ज़्यादा डर लगता है। और एक HIV और एड्स के जो पेशेंट्स हैं उनमें भी, क्योंकि उनका इम्यून सिस्टम ही ख़त्म हो रखा होता है, जिनके बॉडी में ऑर्गन ट्रांसप्लांट हो रखा हो और रेस्पिरेटरी क्रोनिक डिजीज़ हो, तो इस तरह के इन्फेक्शन वाले जो डिजीज़ होती है वहाँ पे उनके जो मरीज़ होते हैं उनको ज़्यादा खतरा होता है। अब बात करते हैं काला नमक राइस। काला नमक भाई क्योंकि ब्लैक कलर के ये होते हैं, ठीक है। रिसेंटली IARI इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट, इन्होंने 2 नई स्पीसीज़ बना ली किसकी, राइस की। ठीक है, उनको सक्सेसफुली टेस्ट कर लिया। काला नमक राइस की वेराइटीज़ थी जिनका नाम क्या था, पूसा नरेंद्र काला नमक 1638 और 1652। कहाँ पे, उत्तर प्रदेश के अंदर इनको टेस्ट किया गया था। और इन्होंने जो उपज थी वो डबल दी थी, जो हम नॉर्मल जो बोते हैं ना उससे क्या है ना धान की खेती हमको उतने ही एरिया के अंदर डबल हो गई मतलब। ठीक है,
दिस विल एड्रेस द प्रॉब्लम ऑफ लॉजिंग रिस्पॉन्सिबल ऑफ लो यील्ड सीन अक्रॉस द ट्रेडिशनल वेराइटी। जो हम ट्रेडिशनल वेराइटी बोलते हैं ना, जो वाइट कलर वाला जो बीज होता है इसका, किसका, चावल का, ठीक है। तो उसकी जब खेती करते हैं, मान लो इतना एरिया के अंदर मैंने वाइट वाली कर ली और सेम एरिया के अंदर मैंने काला नमक की कर ली, तो यहाँ पे जितना हो गया, ठीक है, यहाँ पे जितना भी हुआ, मान लो कितना बताऊँ कि भाई मेरे को आइडिया नहीं है वैसे कितना होता है, ठीक है। यहाँ पे मान लो 50 पॉइंट मैंने रख लिया, तो यहाँ पे कितना हो गया, 100 पॉइंट, ठीक है। एक तरह से डबल हमको यील्ड मिल गई सेम एरिया के अंदर। काला नमक इज़ अ ट्रेडिशनल वेराइटी ऑफ पैडी विद ब्लैक हस्क एंड स्ट्रॉन्ग फ्रेगनेंस। कि भाई एक तरह की ये ट्रेडिशनल वेराइटी है, पहले भी बोई जाती थी कई जगह, लेकिन अभी इसके अंदर थोड़े से और क्या है ना, थोड़े से टेस्ट वगैरह किए, थोड़ा सा चेंज वगैरह किया इनको, और फिर जाके इनको प्रॉपर एक अच्छे से एक एनवायरनमेंट के अंदर दोबारा से टेस्ट किया गया, जिसका रिज़ल्ट काफ़ी अच्छा रहा। तो ये इनका जो हस्क है, जो आउटर कवरिंग है, ब्लैक कलर की होती है, और जो इनकी फ्रेगरेंस है वो भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग होती है। इनको कंसीडर किया जाता है कि ये गिफ्ट है किसका, लॉर्ड बुद्धा का, है ना, टू द पीपल ऑफ श्रावस्ती। जो श्रावस्ती के पीपल हैं उनके लिए ये उनका गिफ्ट है, जब उन्होंने वहाँ पे विजिट किया था आफ्टर एनलाइटमेंट, जब उनको मोक्ष की प्राप्ति हो गई थी। इट हैज़ बीन अवार्डेड एज वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट। वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट की जो स्कीम थी उसके अंडर भी इसको रखा गया है, किसको, काला नमक राइस को, ठीक है। कहाँ क्या जो प्रोडक्ट था ये था सिद्धार्थनगर, जो कि एक एक्सपायरेशनल डिस्ट्रिक्ट है, कहाँ पे लोकेटेड है, तराई बेल्ट ऑफ उत्तर प्रदेश, ठीक है। इट ग्रोन, ये 11 डिस्ट्रिक्ट, जो तराई रीजन है, नॉर्थ ईस्टर्न उत्तर प्रदेश है, वहाँ की 11 डिस्ट्रिक्ट के अंदर इसको उगाया जाता है, और नेपाल के अंदर भी उगाया जाता है। और ये प्रोटेक्टेड है किसके अंडर में, जीआई टैग, इसको जीआई टैग भी मिला हुआ है। और इसका सबसे बड़ा बेनिफिट क्या है फार्मर्स को, एक तो वही बात है, ज़्यादा उपज होती है कम जगह पे, ठीक है, और ऊपर से इसको किसी भी तरह की फर्टिलाइजर्स और पेस्टिसाइड्स की भी ज़रूरत नहीं होती। तो इस वजह से जो ये क्रॉप का प्रोडक्शन है परफेक्ट होता है, कॉस्ट इफ़ेक्टिव है, तो सीधी सी बात है, फर्टिलाइजर्स और पेस्टिसाइड की ज़रूरत ही नहीं है, तो खर्चा भी कम आ गया। हेल्थ बेनिफिट की बात करें तो एंटीऑक्सीडेंट की तरह काम करता है, ठीक है, और जिससे क्या है ना, जो दिल की बीमारियाँ हैं और वो नहीं लगती हमको, ठीक है, हमारे जो दिल की बीमारी है उससे भी हम प्रोटेक्ट रहते हैं इसकी वजह से। और ऊपर से जो स्किन केयर है, जो हमारी स्किन की जो बीमारी है उससे भी हमको बचाता है ये। और साथ ही साथ में इसके अंदर जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स है, माइक्रो ना कि मैक्रो, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स लाइक जिंक एंड आयरन, वो भी भरपूर मात्रा में है, ठीक है। वो इसको खाएंगे तो सीधी सी बात है, जिंक और आयरन की जो बॉडी के अंदर कमी है तो वो भी ख़त्म हो जाएगी। और आपने देखा होगा, काफ़ी रिपोर्ट्स भी आती रहती है कि भाई काफ़ी ज़्यादा मात्रा में जो फीमेल्स हैं उनके अंदर आयरन की कमी होती है, ठीक है, जिसकी वजह से एनीमिया हो जाता है। तो उसकी कमी को भी, उस प्रॉब्लम को भी ये सोल्व कर सकता है। अगर इसको रेगुलर बेसिस पे खाया जाए तो ये एल्जाइमर की डिजीज़ को भी ख़त्म कर सकता है। एल्जाइमर में क्या होता है कि इंसान को भूलने की बीमारी लग जाती है, याद नहीं रहता कई बार, ठीक है। और एक तरह से ये हेल्प करता है रीग्रो एंड गैल्वेनाइज द बॉडी, एज वेल एज हेल्प टू रेगुलेट द ब्लड प्रेशर, कि ब्लड प्रेशर, डायबिटीज़ और स्किन की जो प्रॉब्लम्स हैं उनको भी कंट्रोल करने में, ठीक करने में हेल्प करता है। इसके साथ इशू क्या है, इशू देख लेते हैं कि भाई एक तरह से तो ये काफ़ी टाल है ना, और प्रोन टू लॉजिंग विच बैडली इम्पैक्ट द ग्रेन फीलिंग एंड क्वालिटी। कि भाई एक ये जब लंबा हो जाता है ना, काफ़ी हाई लेंथ में चला जाता है, तो ये झुक जाता है, झुकने की वजह से जो इसकी क्वालिटी है वो ख़राब होने का काफ़ी डर रहता है। लॉजिंग क्या है, लॉजिंग इज़ अ कंडीशन इन विच द टॉप ऑफ द पार्ट बिकम हैवी। जैसे मैंने बताया, हैवी होने की वजह से झुक जाएगा, उसकी वजह से फिर क्या है, जो स्टेम है, वो तना है, वो कमज़ोर हो जाएगा, और कमज़ोर होने की वजह से जो ऊपर का जो फूड पार्ट है, ठीक है, जो ग्रेन पार्ट है, यहाँ तक नीचे से फूड अच्छे से जा नहीं पाएगा, और जिससे जो ये वैरायटी है ना, ये काफ़ी पतली पतली या ख़राब होनी स्टार्ट हो जाएगी। तो इस तरह की प्रॉब्लम यहाँ पे आ सकती है। ये थी आज की करंट अफेयर। इसके अंदर आपका पॉलिटी का तो जो गवर्नर का चैप्टर है वो तो कंप्लीट हो ही गया इजीली। मेरे को कोई इशू नहीं लगता कि भाई इसके बाद में आपको वहाँ पे कोई इशू आएगा किसी भी क्वेश्चन के अंदर। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ कीजिएगा, काफ़ी हेल्प होती है उससे। काफ़ी बच्चे देख लेते हैं वीडियो, करते नहीं है, पता नहीं क्यों। तो अगर कोई भी, वैसे भी अगर आपको ना करना हो तो कोई इशू हो तो मेरे को बताइएगा, ताकि मैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर उसको रिजोल्व करके लेके आऊँ, है ना। मैं भी इतनी मेहनत करता हूँ, आप भी इतनी मेहनत करते हो, तो थोड़ा सा बताना चाहिए।
और इसकी PDF आपको मेरे टेलीग्राम पेज पे मिल जाएगी। तो ये थी आज की क्लास, कैसी लगी प्लीज़ मेरे को ज़रूर बताइएगा, अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।